हाय दोस्तन, तैयार हो जाओ एक लंबी और धमाकेदार कहानी के लिए। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसका चैप्टर शायद 2000 से भी ऊपर जाएगा। हर अध्याय के साथ कहानी और ज्यादा रोमांचक और ज्यादा रहस्यमय बनने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हो हर ट्विस्ट, हर फाइट और हर सीक्रेट सबसे पहले सुनना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है। आइए शुरू करते हैं। कहानी द बैटल ऑफ आर्यन। जादुई परीक्षा स्तंभ के सामने खड़े युवा ने जब उस पर उभरते 5 कटु शब्द देखे तो उसका चेहरा निर्विकार रहा। उसके होंठों पर एक स्वयं का उपहास करती हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने मुट्ठी भींच ली, नुकीले नाखून हथेली में धंस गए और हल्का दर्द महसूस हुआ। आर्यन आत्मशक्ति, तीसरा चरण, श्रेणी निम्न। स्तंभ के पास खड़े एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने निर्लिप्त स्वर में परिणाम की घोषणा की। उनके शब्द समाप्त होते ही चौक में खड़े लोगों के बीच हंसी और तानों की लहर दौड़ गई। तीसरा चरण, जैसा उम्मीद था। इस तथाकथित प्रतिभा ने फिर एक कदम नीचे गिरा लिया। हाँ, ये निकमा तो पूरे कुल का नाम मिट्टी में मिला रहा है। अगर इसके पिता कुल प्रमुख न होते तो अब तक इसे कुल से बाहर निकाल दिया गया होता। जो कभी वर्धन नगर का सबसे बड़ा जीनियस कहलाता था, वो आज इस हाल में कैसे पहुंच गया? कौन जाने, शायद इसने देवताओं को नाराज कर दिया हो। चारों ओर से उठते उपहास और हंसी के स्वर जैसे उसके दिल को बींधने लगे। आर्यन की सांसें भारी हो गई। उसने सिर उठाया। चेहरा अब भी कोमल था, पर आंखों में थकावट थी। अपने हमउम्र लोगों को हंसते देख उसके होंठों की मुस्कान अब कटुता में बदल गई। क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे, या सिर्फ 3 साल पहले की झूठी बधाइयों का बदला ले रहे हैं? कड़वी मुस्कान के साथ आर्यन पीछे मुड़ा और चुपचाप भीड़ से दूर चला गया। उसका अकेला साया भी अब उस भीड़ में बेगाना लग रहा था। अगली है मीरा। जैसे ही परीक्षक ने पुकारा, 14 वर्ष की एक किशोरी मंच पर आई। उसके आते ही वहां का शोर थम गया और सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसकी भोली सूरत और मासूमियत ने सबको आकर्षित कर लिया। उसने अपने नन्हे हाथों को काले पत्थर के स्तंभ पर रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में स्तंभ से प्रकाश फूट पड़ा। आत्मशक्ति, 7वां चरण, श्रेणी उच्च। वाह, 7वां चरण! चारों तरफ प्रशंसा की आवाजें गूंज उठीं। 3 साल में ये एक युद्धि बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वाकई कुल की सबसे आशाजनक शिष्या। प्रशंसा सुनकर मीरा का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसकी दृष्टि फिर भी भीड़ में किसी को तलाश रही थी और अंततः वहां आर्यन पर आकर ठहर गई। भौहें हल्की सिकुड़ी, पर वह उसके पास जाने से रुक गई। कभी जो आर्यन उसके लिए आदर्श था, अब वही उससे बहुत पीछे छूट चुका था। जहां मीरा का भविष्य सुनहरा था, वहीं आर्यन की राह धुंधली। उसने हल्की सांस छोड़ी। उसे याद आया 3 साल पहले का आर्यन। सिर्फ 4 साल की उम्र में साधना शुरू की थी, 10 वर्ष की आयु में 9वां चरण पार किया और 11वें वर्ष में आत्मचक्र का निर्माण कर लिया था। वह कुल के 100 वर्षों में सबसे युवा युद्धि बना था। उसका आत्मविश्वास, उसकी शक्ति, सबने उसे नायक बना दिया था। लेकिन नियति का खेल बड़ा निर्दयी होता है। 3 साल पहले एक ही रात में उसकी सारी मेहनत, उसकी संचित शक्ति सब नष्ट हो गई। उसके शरीर की आत्मशक्ति धीरे धीरे लुप्त होती गई और लोग उसके लिए दया महसूस करने लगे। अब वह कमजोर था, न शरीर में बल, न आत्मा में उत्साह। जो कभी प्रशंसा का पात्र था, अब उपहास का केंद्र बन चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरना शायद कोई सह न पाए। अगली काव्या। नाम सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की निगाहें एक दिशा में मुड़ गईं। बैंगनी पोशाक में सजी वह किशोरी काव्या मंच की ओर बढ़ी। उसका चेहरा शांत, कोमल और निर्मल था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे कमल का फूल स्थिर जल पर खिला हो। वह पत्थर के स्तंभ के पास पहुंची। धीरे से अपना सफेद कोमल हाथ आगे बढ़ाया। बैंगनी आस्तीन पीछे सरक गई। स्तंभ से उजाला फैला। आत्मशक्ति, 9वां चरण, श्रेणी उच्च। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 9वां चरण, अद्भुत! अब कुल में सबसे कम उम्र की उच्च श्रेणी की साधिका काव्या बन गई है। परिणाम सुनकर मध्यवय परीक्षक ने पहली बार मुस्कुराया। काव्या जी, आधे वर्ष में आप आत्मचक्र बना सकेंगी। तब आप 14 वर्ष की आयु में युद्धि बन जाएंगी। कुल के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण। पहला आर्यन था। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, सिर झुकाया। फिर वह धीरे धीरे भीड़ के पीछे खड़े उसी युवा के पास पहुंची। भाई आर्यन। वह उसके पास रुक गई, विनम्रता पूर्वक झुकी। उसके चेहरे की सौम्यता किसी भी लड़की को ईर्ष्या करा दे। आर्यन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझ में कौन सी योग्यता रह गई है कि तुम मुझे भाई कहो? काव्या के होंठ कांपे, पर स्वर अब भी नम्र था। आपने कभी कहा था आर्यन भैया,
जो छोड़ना जानता है वही पाने का अधिकारी होता है, जो छोड़ सके वही सच्चा मुक्त होता है। आर्यन ने हल्का सा हंसकर सिर झुका लिया। मुक्त? मैं तो अपने ही भाग्य का कैदी हूँ, काव्या। काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, भाई आर्यन, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, पर मैं जानती हूँ आप फिर उठेंगे। आप वही खोई हुई गरिमा और सम्मान वापस पाएंगे। वह रुकी, चेहरा थोड़ा लाल हुआ। कभी बहुत सी लड़कियां आपसे प्रभावित थीं। आर्यन ने हल्का सा हंसकर सिर झुका लिया। वह कुछ बोले बिना मुड़ गया और भीड़ से बाहर निकल गया। काव्या ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा, फिर छिजकते हुए वह भी उसके साथ चल दी। भीड़ के पीछे से कुछ लड़कों की ईर्ष्यापूर्ण सीटी सुनाई दी। आसमान में थाली सा चमक रहा था। सितारों की असंख्य झिलमिल रोशनी धरती पर बिखरी थी। एक ऊंची चट्टान की चोटी पर आर्यन घास पर लेटा था। उसके मुंह में हरे तिनके का एक सिरा था, जिसे वह धीरे धीरे चबाता हुआ उसकी कड़वाहट महसूस कर रहा था। उसने अपनी सफेद हथेली उठाकर चांद को ढक लिया। उंगलियों के बीच से छनकर आती चांदनी को निहारते हुए वह गहरी सोच में डूब गया। आह! दोपहर की परीक्षा को याद करते ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर सुस्ती से हाथ सिर के पीछे रखकर आसमान को देखने लगा। 15 साल? हाँ? उसके होंठों से अनायास ही ये शब्द निकले। आर्यन के भीतर एक ऐसा रहस्य था जो इस दुनिया में केवल उससे ही मालूम था। वह इस संसार का निवासी नहीं था। सच तो यह था कि उसकी आत्मा किसी दूसरे लोक से आई थी। वह एक दूर नीले ग्रह पृथ्वी से आया था। क्यों और कैसे वह इस दुनिया में पहुंचा, इसका उत्तर उसके पास नहीं था। पर वर्षों के बीतने के साथ उसे समझ आने लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दूसरे लोक में प्रवेश कर गया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने इस संसार की झलकियों को समझना शुरू किया। यह था आत्मशक्ति महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप जहां जादू नहीं था, जहां तकनीक नहीं थी, पर जहां हर व्यक्ति की शक्ति आत्मशक्ति कहलाती थी। इस विशाल भूमि पर आत्मशक्ति की साधना पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन चुकी थी। असंख्य साधकों ने इसे निखारा, विस्तारित किया और इसके ज्ञान को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। यहाँ हर व्यक्ति के जीवन में आत्मशक्ति उतनी ही आवश्यक थी जितनी श्वास। आत्मशक्ति का अभ्यास कई तरीकों से किया जाता था और शक्ति के स्तरों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, गुआन, साधारण। हर श्रेणी 3 स्तरों में विभाजित थी: प्रारंभिक, मध्यम और उच्च। जो जितनी उच्च श्रेणी की साधना करता वह उतना ही शक्तिशाली होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गूढ़ श्रेणी की मध्यम तकनीक साधे तो वह साधारण श्रेणी की उच्च तकनीक वाले से भी अधिक प्रबल होता। इस महाशक्ति का मूल्यांकन 3 आधारों पर होता था। 1. प्राकृतिक सामर्थ्य, जन्म से प्राप्त बल। यदि किसी व्यक्ति की जन्मजात शक्ति केवल एक तारा है, तो चाहे वह स्वर्ग श्रेणी की साधना भी करे, वह एक साधारण युद्ध प्रवीण को भी नहीं हरा सकता। साधना स्तर, टेक्निक लेवल। यदि 2 व्यक्तियों की प्राकृतिक शक्ति समान है, तो जिसका साधन ज्ञान श्रेष्ठ होगा वही विजयी होगा। युद्ध कलानिक, आत्मशक्ति के नियंत्रण की विशेष कला, जिसे युद्ध कला कहा जाता था। युद्ध कलाओं को भी वही 4 श्रेणियां दी गई थीं: स्वर्ग, पृथ्वी, गूढ़, साधारण। साधारण लोगों के लिए साधारण श्रेणी की कला ही उपलब्ध थी। उच्च श्रेणी की कलाएं या तो किसी संघ में शामिल होकर सीखी जा सकती थीं या फिर किसी युद्ध विद्यालय में। कभी कभी भाग्यवश कोई व्यक्ति प्राचीन अवशेषों या खोई हुई कलाओं को पा लेता था। ऐसे लोग साधारण होने पर भी असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेते थे। परंतु उच्च श्रेणी की युद्ध कला प्राप्त करना एक आम व्यक्ति के लिए पहाड़ चढ़ने से कठिन था। बड़े कुलों या संघों में ही गूढ़ श्रेणी की कलाएं मिलती थीं। जैसे आर्यन के कुल में उनकी सर्वोच्च कला थी सेना वायु प्रहार, जो गूढ़ श्रेणी की मध्यम तकनीक थी और केवल कुल प्रमुख ही उसे साध सकते थे। पृथ्वी श्रेणी की कलाएं केवल शक्तिशाली साम्राज्यों के पास थीं और स्वर्ग श्रेणी की कला तो 100 वर्षों में एक बार भी देखने को नहीं मिलती। इस विशाल महाद्वीप में अनगिनत कुल थे। उत्तर में अजेय योद्धा रहते थे जो अपने प्राणियों से आत्मा जोड़ लेते थे। दक्षिण में उच्च कुलों के आत्म प्राणी वंश थे और पश्चिम में विचित्र अंध समूहों की सत्ता थी। महाद्वीप इतना विस्तृत था कि कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति किसी चमत्कार से असाधारण बन जाता था। यहाँ एक प्रसिद्ध उक्ति थी, ओपन क्वोट, यदि तुम गहराई में गिर गए हो तो घबराओ मत, बस 2 कदम आगे बढ़ो, शायद वहीं तुम्हारी नई शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही हो। क्लोज क्वोट। पर इतिहास में ऐसे चमत्कार कम ही दर्ज हैं। अधिकतर लोग कोशिश करते हैं पर लौटते हैं टूटे हुए सपनों और शरीर के साथ। यह संसार रहस्यों और चमत्कारों से भरा था।
गोपनीय आत्मशक्ति ग्रंथों तक पहुंचने के लिए कम से कम युद्धी बनना अनिवार्य था, और आर्यन के लिए यह लक्ष्य अब बहुत दूर लगता था। आर्यन ने मुंह से तिनका फेंका, अचानक खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखकर चिल्ला उठा, हे देवता, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया? क्यों मैं इस हंसी का पात्र बना? अपने पिछले जीवन में वह एक सामान्य मनुष्य था। न धन, न प्रसिद्धि, न सौंदर्य, कुछ भी उसकी किस्मत में नहीं था। पर जब वह इस महाद्वीप में आया, उसका मनोबल असाधारण रूप से मजबूत हो गया था, क्योंकि इस संसार में आत्मा की शक्ति जन्म से निश्चित होती है, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। और यही शक्ति आर्यन के प्रतिभाशाली कहलाने का कारण थी। कभी जो सबका नायक था, 11वें वर्ष में ही सब कुछ खो बैठा। एक रात में प्रतिभा से निकम्मा बन गया। काफी देर तक वह चिल्लाता रहा, फिर शांत हुआ। उसकी आंखों में अब थकान और असहायता थी। आखिर हुआ क्या है मुझसे? वह बुदबुदाया। सब कुछ सामान्य दिखता था। आत्मा अब भी मजबूत थी, आत्मशक्ति का ग्रहण भी तेज था, पर जो भी शक्ति वह साधता, वह बिना निशान के गायब हो जाती। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगली पर पहनी काली अंगूठी को देखा। साधारण सी धातु की बनी वह अंगूठी उसकी मृत मां की आखिरी निशानी थी। 4 वर्ष की आयु से उसने उसे कभी नहीं उतारा था। वह अंगूठी को सहलाते हुए बोला, मां, मैंने आपको निराश कर दिया। उसी समय उसने पीछे के जंगल में हल्की हलचल महसूस की। उसकी इंद्रियां सामान्य लोगों से कहीं अधिक प्रखर थीं। वह मुड़ा और बोला, पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जंगल से धीमी आवाज आई, आर्यन, अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम अब भी यहीं हो। पेड़ों के बीच से एक मध्यम आयु के पुरुष प्रकट हुए, चेहरे पर कोमल मुस्कान, आंखों में स्नेह। वे थे राजवीर, आर्यन के पिता और वर्धन कुल के प्रमुख, 5 सितारा युद्धी। आर्यन मुस्कुराया, पिताजी, आप भी अब तक नहीं सोए? राजवीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, आर्यन, क्या अभी दोपहर की बात सोच रहे हो? आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। सोचने लायक क्या है, अब तो आदत हो गई है। राजवीर ने एक गहरी सांस ली, फिर बोले, 15 साल के हो गए हो ना? जी पिताजी। बस 1 साल और फिर तुम्हारा युवावस्था संस्कार है। आर्यन की मुट्ठी कस गई। वह जानता था, यदि वह अगले वर्ष तक 7वां चरण प्राप्त न कर पाया तो उसे कुल से बाहर कर दिया जाएगा। भले ही कुल प्रमुख उसका पिता हो, वह नियम नहीं तोड़ सकते। राजवीर बोले, मुझे खेद है बेटे, अगर तुम अगले वर्ष तक 7वें चरण तक नहीं पहुंचे तो मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। कुल के बुजुर्ग मुझे देखने बैठे हैं। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। 1 वर्ष बाद मैं निश्चित रूप से 7वां चरण प्राप्त करूंगा। राजवीर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चिंता थी। 4 चरण 1 वर्ष में कठिन है बेटे। उन्होंने उसके सिर पर फिर हाथ फेरा। अब चलो, रात बहुत हो गई। कल कुल में एक अतिथि आ रहा है, उसे देखकर तुम्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी। अतिथि कौन? आर्यन ने पूछा। राजवीर मुस्कुराए, कल देख लेना, और जंगल की ओर लौट गए। आर्यन ने धीरे से कहा, चिंता मत करें पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी काली अंगूठी को छुआ और तभी अंगूठी से एक रहस्यमयी प्रकाश चिलमिला उठा। क्षण भर को उसने सोचा, क्या कोई वहां है? पर यह कोई व्यक्ति नहीं था। एक युवा युवक अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठा साधना कर रहा था। उसके हाथ एक अजीब लेकिन सहज मुद्रा में जुड़े हुए थे। उसकी छाती उसकी सांसों की लय के साथ धीरे धीरे उठती गिरती थी। पूरा दृश्य एकदम और स्वाभाविक लग रहा था। हर एक श्वास के साथ हल्की सफेद धारा सी कोई शक्ति उसके नासिका मार्ग से भीतर प्रवेश करती और शरीर में समा जाती, मानो उसके अंगों को फिर से गढ़ रही हो। साधना करते हुए युवक की उंगली में पहनी काली अंगूठी पर क्षण भर के लिए हल्की सी रहस्यमय चमक उभरी, फिर सब सामान्य हो गया। युवक ने धीरे से सांस छोड़ी, आंखें खोली और उनमें क्षण भर के लिए हल्की सफेद आभा चमकी। यह वही दौकी थी जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था, पर अभी पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं हुआ था। इतनी मेहनत से ये दौकी जुटाई और धत तेरी, ये फिर गायब हो रही है। नहीं नहीं, मत जा। युवक ने भीतर की शक्ति को रोके रखने की भरसक कोशिश की, परंतु नाकाम रहा। जैसे ही आखिरी किरण भी शरीर से विलीन हुई, उसके चेहरे का संतुलन टूट गया। शांत मुख क्रोध और निराशा में बदल गया। उसकी आवाज गूंज उठी। वह अपने हाथों को मुट्ठी में भींचने लगा, बार बार। क्रोध धीरे धीरे एक मजबूर हंसी में बदल गया, क्योंकि वह जानता था कुछ भी करने से अब कोई फायदा नहीं। थके हुए कदमों से वह बिस्तर से उतरा और अपने सुन्न पैरों को फैलाया। सिर्फ दौकी की तीसरी अवस्था पर होने के कारण ऐसी छोटी समस्याएं उसके लिए आम बात थीं। कुछ हल्के अभ्यास करने के बाद बाहर से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी, युवराज, कुलपति ने आपको सभागृह में बुलाया है। ये युवक कोई और नहीं, आर्यन शेखर था। शेखर कुल के तीसरे पुत्र।
उसके दो बड़े भाई पहले ही कुल छोड़कर अपने साहसिक अभियानों पर निकल चुके थे। वे केवल वर्षांत पर घर लौटते थे। फिर भी जब आर्यन अपने प्रतिभाशाली उपाधि से गिरकर निकम्मा कहलाने लगा, तब भी भाइयों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आ रहा हूं। आर्यन ने वस्त्र बदले और बाहर आया। दरवाजे पर एक हरे वस्त्रों में वृद्ध खड़ा था। चलो चलो। वृद्ध ने युवक के शांत चेहरे को देखा और सिर हिलाया, पर जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखों में क्षण भर के लिए अफसोस की झलक आई। काश युवराज में वह पुरानी प्रतिभा होती, तो आज यह बालक एक महान योद्धा होता। दोनों आंगन पार करते हुए सभागृह पहुंचे। दरवाजे पर धीरे से दस्तक देकर भीतर प्रवेश किया। सभागार विशाल था, पर पहले से ही लोगों से भरा हुआ। सर्वोच्च आसन पर बैठे थे कुलपति आर्यवीर शेखर और उनके साथ 3 गंभीर वृद्ध। शेखर कुल के वरिष्ठजन जो कुलपति के बराबर अधिकार रखते थे। उनके बाईं ओर अन्य कुल प्रमुख और कुछ युवा प्रतिभाशाली शिष्य बैठे थे। दाईं ओर 3 अनजान अतिथि बैठे थे, शायद वही जिन्हें आर्यवीर ने पिछली रात आने की बात कही थी। आर्यन की नजर अतिथियों पर गई। तीनों में सबसे पहले एक वृद्ध थे, सफेद चांदनी वस्त्रों में लिपटे हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में अपार तेज और गहराई। उनके वक्ष पर चांदी का चंद्र चिन्ह अंकित था, जिसके साथ 7 चमकीले सितारे बने थे। 7 सितारा महादौशी। आर्यन चौंक गया। ये व्यक्ति उसके पिता से भी 2 स्तर अधिक शक्तिशाली था। उनके बगल में एक युवा जोड़ा था। दोनों ने भी चांदी के चिन्ह वाले वस्त्र धारण किए थे। पुरुष लगभग 20 वर्ष का था, आकर्षक चेहरा और सुदृढ़ काया। उसके सीने पर 5 स्वर्ण सितारे थे, अर्थात वह 5 सितारा दौजे था। ऐसी प्रतिभा से संपन्न युवक किसी भी कुल के लिए गौरव होता। सभागार की कई कन्याओं की निगाहें उसी पर थीं, यहाँ तक कि मीरा शेखर, आर्यन की सहकुली, भी कभी कभी उसकी ओर देख लेती थी। पर वह युवक उन सब पर ध्यान नहीं देता था। उसका सारा ध्यान अपने बगल में बैठी कन्या पर था। वह कन्या आर्यन की उम्र की ही थी, किंतु उसकी सुंदरता मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। उसके कानों में जड़े हरे जड़े के कुंडल हिलते हुए एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। उसकी चाल में राजसी आभा झलक रही थी और उसके सीने पर 3 स्वर्ण सितारे चमक रहे थे। 3 सितारा दौजे। आर्यन का हृदय सिहर उठा। ये युवती तो उसी स्तर की प्रतिभाशाली है जैसी मैं कभी था। फिर भी उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसके भीतर अब भी एक परिपक्व आत्मा थी। वह किसी बालक की तरह नजरें नहीं गड़ाना चाहता था, लेकिन आर्यन की एक झलक से ही युवती के चेहरे पर हल्की असहजता आई। वह अभ्यस्त थी कि लोग उसे देखते रहें, पर आर्यन की दृष्टि कुछ अलग थी। नन ठंडी, नन लालची, बस विचारमग्न। पिता, आदरणीय वृद्धजन। आर्यन ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। हा आर्यन, तुम आ गए। आओ बैठो। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ से संकेत किया। पर आर्यन जब बैठने को बढ़ा तो पाया उसके लिए कोई आसन रखा ही नहीं गया था। तो अब मेरी हैसियत इतनी गिर चुकी है कि अतिथियों के सामने भी अपमान हो रहा है। आर्यन ने मन ही मन सोचा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान खींच दी। उसके खड़े रह जाने पर कुछ युवा शिष्यों ने आपस में हंसी दबाई। कमरे में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। आर्यवीर के चेहरे पर क्रोध झलक गया। द्वितीय वृद्ध, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। ओह, क्षमा करें। लगता है मैं भूल गया कि हमारे छोटे स्वामी के लिए कुर्सी रखनी थी। हा। पीले वस्त्रों वाला वृद्ध मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। तभी एक कोमल स्पष्ट आवाज आई। मुख्य सभागृह में आर्यवीर और तीनों कुल वरिष्ठ एक अजनबी वृद्ध के साथ चर्चा में मगन थे। वृद्ध के चेहरे पर गहराई से कोई चिंता झलक रही थी। हर बार जब वह किसी बात पर आने की कोशिश करता, अचानक रुक जाता, शब्द निगल लेता और प्रसंग बदल देता। हर बार उसके पास बैठी वह कोमल पर दृढ़ नेत्रों वाली युवती उसे चुपचाप पर तीखी दृष्टि से देखती। सभागार का वातावरण गंभीर था, पर आर्यन के लिए यह सब अत्यंत नीरस। वह ऊँघने लगा। तभी उसके पास बैठी अन्या ने अपनी पुरानी ग्रंथ पोथी खोली और बोली, भैया आर्यन, जानते हो ये लोग कौन हैं? आर्यन ने जम्भाई रोकते हुए कहा, नहीं। क्या तुम जानती हो? अनन्या मुस्कुराई। उनके वस्त्रों की आस्तीन पर बनी चांदी की तलवार और उसके चारों ओर तैरते बादल देखे? आर्यन ने ध्यान से देखा। वहां सचमुच एक चांदी की तलवार बादलों के बीच चिलमिला रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा कौन थी? यह तो धुंधलोक संप्रदाय का प्रतीक है। अन्या ने सिर हिलाया। हाँ, वही धुंधलोक संप्रदाय, जो पूरे आर्यमंडल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली साधना संस्था है। आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन ये हमारे छोटे से वसुनगर में क्यों आए हैं? हम तो एक साधारण कुल हैं। अन्या ने पुस्तक बंद की और धीरे से बोली, शायद तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं। अनन्या ने उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई,
क्या तुम उस युवती को पहचानते हो जो उस वृद्ध के पास बैठी है? आर्यन ने ध्यान से देखा। वह सुगठित, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी युवती। चेहरा जाना पहचाना नहीं लगा। नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह है नलिनी सेनापति। आर्यन की सांसें थम गई। नलिनी? वही वीरेंद्र सेनापति की पोती? जियामा साम्राज्य के सिंहृदय सेनापति? वही जो मेरी मंगेतर है? वो सगाई जो मेरे जन्म से पहले तय हुई थी? अनन्या ने शांत स्वर में कहा। हाँ, जब तुम्हारे दादा और वीरेंद्र सेनापति गहरे मित्र थे, दोनों ने तय किया था कि उनके पोते पोती का विवाह होगा। पर 3 साल बाद तुम्हारे दादा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और धीरे धीरे वह रिश्ता केवल नाम मात्र रह गया। आर्यन की आंखों में व्यंग्य भरा भाव आया। तो वह पुराना वचन अब तक कायम है? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, वीरेंद्र सेनापति वचन के पक्के हैं। उन्होंने कभी स्वयं विवाह तोड़ने की बात नहीं की। पर 5 वर्ष पूर्व नलिनी ने धुंधलोक संप्रदाय की प्रमुख गुरुमाता यशोदा के अधीन शिष्यत्व लिया और तभी से सब बदल गया। आर्यन ने ध्यान से सुना। अनन्या आगे बोली। वह अब एक असाधारण साधिका बन चुकी है। जब किसी के पास अपनी नियति बदलने की शक्ति होती है तो वह अपने अतीत की बेड़ियां तोड़ना चाहता है, और दुर्भाग्य से उसे यह विवाह एक बेड़ी लगता है। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। मतलब वह यहाँ विवाह तोड़ने आई है? अनन्या ने मौन सिर झुका लिया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद आर्यन के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह केवल मुझे नहीं, पूरे आर्यकुल को अपमानित करने आई है। सबके सामने यह घोषणा करेगी ताकि पिता की गरिमा धूल में मिल जाए। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे से उसने मुट्ठी भींची और भीतर कहा, काश मैं डॉशी ऊर्जा शास्त्री होता तो कौन मेरी प्रतिष्ठा रौंदने की हिम्मत करता। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया आर्यन, उसने कोमल स्वर में कहा, अगर वह विवाह तोड़ती है तो यह उसका ही नुकसान है। कुछ वर्षों बाद वह पछताएगी। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी। मेरी वर्तमान अवस्था देखकर कोई मुझे पछतावा कराने का अवसर भी नहीं देगा। फिर अचानक उसने गंभीर स्वर में पूछा, पर अनन्या, तुम्हें यह सब कैसे पता? जो बातें तुमने बताई शायद पिता को भी नहीं पता होंगी। अनन्या क्षण भर के लिए सख्त पड़ गई। फिर उसने नजरें झुका ली, मौन। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया। ठीक है, मत बताओ अगर नहीं बताना चाहती। पर तभी उसकी दृष्टि सभा की ओर गई। वह वृद्ध ऋषिदेव नलिनी के संकेत पर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। आर्यन की मुट्ठियां और कस गई। तो अब शुरू होगा असली तमाशा। उसके होंठों पर ठंडी रेखा उभर आई। अपने धुंधलोक संप्रदाय की शक्ति से मेरे पिता को दबाना चाहती है। ये नलिनी वाकई चालाक है। सफेद वस्त्रों में लिपटे वृद्ध गिशी ने गला साफ किया और धीरे से उठ खड़े हुए। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, कुलपति आर्यवीर, आज हम यहाँ एक विशेष अनुरोध लेकर आए हैं। आशा है आप हमारी बात सुनेंगे। आर्यवीर ने संयमित मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ऋषिदेव, आप तो हमारे अतिथि हैं। यदि किसी सहायता की आवश्यकता है तो आर्यवीर पीछे नहीं हटेगा। परंतु क्या विषय है यह भी बताइए। ऋषिदेव ने हल्की मुस्कान के साथ बगल में खड़ी एक युवती की ओर संकेत किया। कुलपति आर्यवीर, क्या आप इस कन्या को पहचानते हैं? आर्यवीर ने ध्यान से देखा, परंतु फिर सिर हिलाते हुए बोले, माफ कीजिए, कन्या परिचित नहीं लगती। वह युवती हल्के से मुस्कुराई, स्वर कोमल था। आर्यन के पिताश्री, आप मुझे नहीं पहचानते, ये मेरी भूल है। मैं नलिनी हूँ, वीरेंद्र सेनापति की पौत्री। आर्यवीर की आंखें क्षण भर के लिए चौड़ी हो गई। अरे, तो तुम नलिनी हो? सुना है तुमने धुंधलोक संप्रदाय की प्रमुख साधिका महागुरु योजना के अधीन शिक्षा ली है। मुझे लगा अफवाह है, पर अब समझ आया कि सच है। अद्भुत प्रतिभा है तुम्हारी पुत्री। नलिनी ने विनम्र मुस्कान दी, परंतु उसकी आंखों में झिझक थी। उसने मेज के नीचे से धीरे से ऋषिदेव का वस्त्र खींचा। संकेत स्पष्ट था, अब बात कह दीजिए। ऋषिदेव ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, कुलपति आर्यवीर, यह अनुरोध नलिनी से जुड़ा है और यह आदेश हमारे संप्रदाय की प्रमुख महागुरु योजना की ओर से है। यह नाम सुनते ही आर्यवीर का चेहरा कठोर हो गया। महागुरु योजना धुंधलोक संप्रदाय की सर्वोच्च साधिका, आर्यमंडल की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक। उनके आदेश का उल्लंघन कोई साधारण कुल नहीं कर सकता था। आर्यवीर ने संयम रखते हुए पूछा, ऋषिदेव, कृपया बताइए, संप्रदाय का क्या आग्रह है? ऋषिदेव ने झिझकते हुए कहा, हमारे संप्रदाय में एक नियम है। भविष्य की संप्रदाय प्रमुख किसी भी पुरुष से संबंध नहीं रख सकती जब तक वह आधिकारिक रूप से पद संभाल न ले। और जब महागुरु ने नलिनी से उसके अतीत के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि उसका बाल विवाह आर्यवीर कुल के आर्यन से तय किया गया था। ऋषिदेव ने मुंह बंद करते हुए सिर झुका लिया। इसलिए
महागुरु योजना का आदेश है कि यह सगाई विलुप्त कर दी जाए। कृश। आर्यवीर के हाथ में पकड़ा जेड का प्याला एक पल में धूल बन गया। पूरा सभागार मौन हो गया। तीनों वृद्ध कुलगुरुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ एक तिरछी मुस्कान थी। अब देखो कुलपति की प्रतिष्ठा कैसे डगमगाती है। सभा में बैठे कुछ युवा शिष्यों को पहले कुछ पता नहीं था, परंतु जब उन्होंने अपने अभिभावकों से सुना कि आर्यन और नलिनी बचपन में वाग्दत्त थे, उनके चेहरों पर उपहास भरी मुस्कानें उभर आईं। उनकी दृष्टियां आर्यन की ओर मुड़ गई। वो लड़की अब तुम्हें ठुकराने आई है। नलिनी ने सिर झुका लिया। उसके कोमल हाथ आपस में मरोड़ खा रहे थे। ईशीदेव ने हल्की करुणा से कहा, कुलपति आर्यवीर, मुझे जात है कि यह अनुरोध मर्यादाओं से परे है, पर यह स्वयं महागुरु का आदेश है। कृपया इस सगाई को रद्द कर दें। आर्यवीर के हाथ मुट्ठियों में बदल गए। उनके चारों ओर एक हरे रंग की अग्नि सी आभा फैलने लगी और देखते देखते वह आभा सिंह के आकार में बदल गई। आर्यकुल की गुप्त साधना विधि सिंह क्रोध तंत्र। स्तर मध्य क्षत्रिय स्तर। ईशीदेव का चेहरा अब तन गया। उन्होंने नलिनी को अपने पीछे कर लिया और उनके पंजेनुमा हाथों में हरे रंग की शक्ति सघन होने लगी, मानो सैकड़ों नन्ही तलवारें हवा में नृत्य करने लगी हों। धुंधलोक संप्रदाय की विधि हरित कटार तंत्र। स्तर निम्न क्षत्रिय स्तर। लोअर सभागार में बैठे कनिष्ठ शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके हृदय भारी हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। और तभी तीनों वृद्ध कुलगुरुओं ने गर्जती आवाज में कहा, आर्यवीर, संयम रखो, तुम कुलपति हो। वह वाक्य बिजली सा सभागार में गूंजा। आर्यवीर की सांसें थम गई। उनके चारों ओर फैली ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त हो गई। वह भारी स्वर में अपने आसन पर गिर गए। नलिनी की ओर देखा और बहुत धीमे परंतु कठोर स्वर में कहा, नलिनी, तुम में साहस है। ऐसी पुत्री पर वीरेंद्र सेनापति निश्चय ही गर्व करते होंगे। नलिनी ने कांपते हुए कहा, चाचा, मैं। चुप। आर्यवीर की आवाज भारी थी। अब मुझे चाचा मत कहो। अब से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कुलपति आर्यवीर हूं। तुम भविष्य की धुंधलोक संप्रदाय प्रमुख हो और मेरा पुत्र आर्यन बस एक साधारण साधक। वह तुम्हारे योग्य नहीं। नलिनी के होंठ कांप उठे, आंखें झुक गईं। ईशीदेव ने नम्र होकर कहा, कुलपति आर्यवीर, महागुरु योजना जानती थीं कि यह अनुरोध अनादरपूर्ण प्रतीत होगा, इसलिए उन्होंने एक क्षमा भेंट भेजी है। उन्होंने अपनी अंगूठी से एक हरे जेड का डिब्बा प्रकट किया, पारदर्शी, चमकदार, और उसमें से एक मधुर सुगंध फैलने लगी। तीनों वृद्ध कुलगुरुओं ने जिज्ञासावश सिर आगे बढ़ाया। यह प्राण संचय चूर्ण है। हरे जेड के डिब्बे के भीतर एक चमकती हुई पन्ना हरित गोली शांत पड़ी थी, लगभग नाग नेत्र के आकार की। वही मधुर सुगंध जिसने पूरे सभा भवन को महकाया था, वह इसी गोली से उठ रही थी। प्राण साधना लोक में प्रसिद्ध साधक वह एकमात्र वर्ग है जो प्राणवीरों से भी ऊंचा सम्मान पाता है। ये साधक तत्वों के ज्ञान और दिव्य ज्वालाओं से ऐसी गोलियां बना सकते हैं जो शक्ति, आयु और आत्मा तीनों को बढ़ा देती हैं। इसीलिए हर साम्राज्य, हर कुल, हर संप्रदाय एक स्वतंत्र रसिद्ध साधक को पाने के लिए लालायित रहता है। परंतु रसिद्ध बनना अत्यंत कठिन है। उसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं। 1. अग्नि तत्व का स्वभाव होना चाहिए। उस अग्नि में थोड़ा सा वन तत्व भी होना चाहिए जो औषधि संयोजन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। और सबसे दुर्लभ, आत्मिक दृष्टि। बिना उसके साधक कभी ज्वालाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। जन्म से ही व्यक्ति का आत्मतत्व निश्चित होता है। अधिकांश लोग एक ही तत्व के होते हैं और दूसरा तत्व स्वीकार नहीं कर पाते, परंतु लाखों में एक ऐसा भी जन्म होता है जिसकी आत्मा विकृत या मिश्रित होती है, और वही भविष्य में एक औषधाचार्य बन सकता है। औषधि निर्माण की त्रिवेणी। औषधि निर्माण में 3 तत्व सर्वोपरि हैं। 1. सामग्री। यह प्राकृतिक रत्न, वन औषधियाँ और प्राचीन जड़ी बूटियाँ होती हैं। घटिया सामग्री से देवतुल्य औषधि बन ही नहीं सकती। 2. ज्वाला फ्लेम। यह साधारण अग्नि नहीं होती। यह प्राणवीर की अग्नि साधना से उत्पन्न प्राण ज्वाला होती है। कुछ दुर्लभ लोग दैवी ज्वालाएं भी प्राप्त करते हैं, जिन्हें वश में करना स्वयं में एक दिव्य परीक्षा है। ऐसी ज्वालाएं औषधि की शक्ति कई गुना बढ़ा देती हैं। 3. आत्मिक दृष्टि, सोल परसेप्शन। यह सबसे कठिन और दुर्लभ गुण है। औषधि पकाते समय अग्नि की तीव्रता पर परम नियंत्रण चाहिए। एक पल की चूक और सारी सामग्री राख बन जाती है। यह नियंत्रण केवल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म हो। इन्हीं कारणों से प्रसिद्ध साधक पूरे प्राण साधना लोक में
जीवित चमत्कार माने जाते हैं। सभा भवन में ईशिदेव के हाथ में जेड का डिब्बा देख तीनों वृद्ध कुलगुरुओं की आंखें चमक उठीं। सभा में बैठे युवाओं की सांसें थम गईं। आर्यवीर के समीप खड़ी उनकी भतीजी माया अपनी गुलाबी जीभ से होंठों को भिगोते हुए उस डिब्बे को टकटकी लगाकर देख रही थी। ईशिदेव ने गर्व से कहा, ये औषधि हमारे पूजनीय औषधाचार्य गुरु गोहर द्वारा निर्मित है। मुझे यकीन है आप सब उनका नाम जानते होंगे। क्या कहा? गुरु गोहर स्वयं। तीनों कुलगुरुओं के चेहरों पर विस्मय और लालसा की लकीरें खिंच गई। गुरु गोहर आर्यमंडल साम्राज्य के प्रसिद्ध औषधि सम्राट, जिनकी साधना और शक्ति दोनों अतुलनीय थीं। वे न केवल महान रसिद्ध साधक थे, बल्कि स्वयं अग्निवीर स्तर के योद्धा भी। उनके हाथों निर्मित प्राण संचय चूर्ण का मूल्य सामान्य औषधियों से सैकड़ों गुना अधिक होता है। तीनों वृद्ध कुलगुरु अब स्पष्ट सोचने में असमर्थ थे। उनके मन में एक ही विचार, यदि यह औषधि हमारे कुल के किसी शिष्य को मिल जाए तो हमारा कुल एक और प्राणवीर उत्पन्न कर सकता है। पर तभी सभा के कोने से एक तीखा पर दृढ़ स्वर गूंज उठा, ईशिदेव, वह औषधि आप ही अपने पास रखिए। आपका प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करते। पूरा सभागार शांत हो गया। सभी की दृष्टि उस ओर मुड़ी जहां खड़ा था आर्यन। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि थी। एक वृद्ध कुलगुरु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आर्यन, यह तुम्हारा स्थान नहीं है बोलने का। चुप रहो। दूसरे ने धीमे पर कठोर स्वर में जोड़ा, तुम अभी बालक हो, ये निर्णय वरिष्ठों का है। आर्यन ने एक धीमी मुस्कान दी, पर उसमें कटाक्ष की धार थी। कुलगुरुजन, यदि आज यह अपमान आपके पुत्र या पौत्र के साथ हुआ होता तो क्या तब भी आप चुप रहते? सभागार में सन्नाटा छा गया। तीनों वृद्धों के चेहरे लज्जा से लाल हो उठे। तीसरे वृद्ध ने तो क्रोध में अपनी प्राण शक्ति सहन कर दी, पर बोल न सके। उसी क्षण एक स्पष्ट सत्री स्वर सभा में गूंजा, कुलगुरुजन, आर्यन भैया की बात गलत नहीं है। वह इस अन्याय का भोगी है। निर्णय का अधिकार उसी का होना चाहिए। सबकी दृष्टि उस दिशा में गई जहां अनन्या शांत भाव से खड़ी थी। तीनों वृद्धों के चेहरे पर भय की झलक आई। उन्होंने तुरंत सिर झुकाया और अपने स्थान पर बैठ गए। आर्यन ने पलटकर अनन्या की ओर देखा। कौन हो तुम जो इन वृद्धों को एक शब्द में झुका देती हो? पर उसने अपने प्रश्न को मन में ही दबा लिया। वह आगे बढ़ा, अपने पिता आर्यवीर को प्रणाम किया, फिर नलिनी की ओर मुड़ा। देवी नलिनी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपके दादा वीरेंद्र सेनापति इस सगाई विच्छेद के लिए सहमत हैं? नलिनी की भौं सिकुड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, दादा ने कुछ नहीं कहा। यह मेरा अपना निर्णय है। आर्यन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो फिर क्षमा करें, हमारे कुल के नियमों के अनुसार जब तक दोनों कुलों के पूर्वज या प्रमुख स्वयं इस संबंध को समाप्त न करें, यह सगाई पवित्र मानी जाएगी, और जो इसे तोड़ेगा वह अपने पूर्वजों का अपमान करेगा। उसकी दृष्टि तीव्र थी, सीधे वृद्ध कुलगुरुओं पर। यह वाक्य उनके लिए वज्र सा था, क्योंकि आर्यकुल में पूर्वजों का अपमान सबसे बड़ा अपराध था। तीनों मौन रह गए। नलिनी का चेहरा स्याह पड़ गया। वह क्रोध में कांपती हुई बोली, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें दान कम लगा? मैं अपने गुरु से कहकर 3 और प्राण संचय चूर्ण दिलवा सकती हूँ। यहाँ तक कि चाहो तो तुम्हें धुंधलोक संप्रदाय में प्रवेश दिलवा दूं, जहाँ सर्वोच्च साधनाएं सिखाई जाती हैं। क्या अब यह पर्याप्त नहीं? सभागार में सन्नाटा टूट गया। युवाओं ने विस्मय से सांस खींची। धुंधलोक संप्रदाय में प्रवेश? यह तो स्वप्न से भी दुर्लभ अवसर है। नलिनी ने अपना ठोड़ी ऊंचा किया, मानो किसी दासी को आदेश दे रही हो। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था कि यह प्रस्ताव कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकेगा। पर आर्यन का चेहरा स्थिर था, आंखों में तूफान छिपा हुआ। नलिनी ने जैसे ही अपने आकर्षक प्रस्तावों की बात खत्म की, उसके सामने खड़े युवक आर्यन का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और उसके नन्हे कोमल चेहरे पर भयंकर क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। वो चेहरा अब डरावना, उग्र और ज्वालामुखी जैसा था। 3 वर्षों से अपमान, तानों और उपहास का जो पहाड़ उस पर गिरा था, वो अब चरम पर पहुंच चुका था, और नलिनी के आज के शब्दों ने उसकी बची खुची आत्मसम्मान की अंतिम दीवार को तोड़ दिया था। आह! नलिनी भय से पीछे हट गई और उसके साथ खड़े युवक ने तलवार खींच ली। आंखों में ठंडा घातक नजरिया लिए सीधे आर्यन पर तान दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में जो हत्या की प्यास थी, वो पूरी सभा में सन्नाटा फैला गई। आर्यन, यह क्या उद्दंडता है? ऊपर मंच पर बैठे आर्यवीर, उसके पिता, घबरा गए। धुंधलोक संप्रदाय, फैक्शनआउट्स के विरुद्ध जाना उनके कुल के लिए आत्मघात था। आर्यन ने मुट्ठियां और कस ली, पर सिर झुका लिया।
कुछ पल बाद उसने सिर उठाया। अब उसके चेहरे पर गुस्से का तूफान नहीं था, बल्कि शांत, गहराई और ठंडे संकल्प का समुद्र था। इन 3 वर्षों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वो अब एक बालक नहीं रहा था। उसने अपनी भावनाओं को वश में रखना सीख लिया था। ये बदलाव देखकर ऋषिदेव और नलिनी दोनों सिहर उठे। ऋषिदेव के मन में विचार आया, ओपन क्वोट, ये लड़का अगर कमजोर रहा तो कोई बात नहीं, पर अगर इसने ताकत पाली तो ये एक दिन भयंकर तूफान बनेगा। क्लोज क्वोट। नलिनी ने खुद को संभाला और कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता मेरे शब्दों ने तुम्हें इतना क्यों क्रोधित किया, पर तुम्हें यह विवाह विच्छेद स्वीकार करना ही होगा। वो थोड़ी देर रुकी और कठोर स्वर में बोली, याद रखो, मेरा आज यहाँ आना मेरे गुरु के आदेश से हुआ है, जो कि धुंधलोक संप्रदाय की अधिष्ठात्री साध्वी युगंधरा हैं। मैं दबाव में हूँ, पर सच्चाई यह है कि हम दोनों की स्थिति में अब कोई समानता नहीं बची। हम कभी साथ नहीं हो सकते। आर्यन मुस्कराया। ओपन क्वोट। देवी नलिनी, तुम जानती हो इस भूमि पर किसी स्त्री द्वारा सगाई तोड़ना सामने वाले परिवार के लिए कितना बड़ा अपमान होता है। मुझे तो हंसी आएगी, पर मेरे पिता का क्या? वो कुलाध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो क्या वो फिर कभी सिर उठा पाएंगे? वसुनगर में हमारे कुल की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? क्लोज कोट। नलिनी ने पिता आर्यवीर के थके चेहरे की ओर देखा। उसके मन में एक पल के लिए अपराध बोध हुआ। फिर बोली, ठीक है, मैं आज का प्रस्ताव 3 वर्षों के लिए टाल देती हूँ, पर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? आर्यन ने शांति से पूछा। 3 वर्ष बाद तुम धुंधलोक संप्रदाय आओगे और मुझसे द्वंद्व करोगे। अगर तुम जीत गए तो मैं सबके सामने विवाह तोड़ दूंगी और उस समय तुम्हारी वयस्कता का संस्कार भी पूर्ण होगा, इसलिए तुम्हारे पिता का नाम भी कलंकित नहीं होगा। क्या तुम स्वीकार करते हो? आर्यन के होंठों पर व्यंग्य भरी हंसी तैर गई। ओपन कोट। अगर मैं हार गया तो पिता का नाम बचेगा, पर मैं जीवन भर के लिए अपमान का भार उठाऊंगा। नलिनी, तुम सचमुच निर्दयी हो। क्लोज कोट। आर्यवीर जी, नलिनी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपने पुत्र की इज्जत इतनी प्यारी है तो उसे चुनौती स्वीकार करनी होगी। 3 वर्ष बाद या तो वो मुझसे लड़े या आज ही विवाह समाप्त माने। आर्यन की आंखों में अब ज्वाला जल उठी। ओपन कोट। नलिनी, तुम अपने आप को ऊंचा समझती हो क्योंकि मैं आज कमजोर हूं, पर याद रखना, जब मैं 12 वर्ष का था तब मैं एक सिद्ध योद्धा था और तुम तब केवल 8 स्तर की साधक थी। अगर मैं 3 वर्ष में चमत्कार कर सकता था तो क्या अब दोबारा नहीं कर सकता? क्लोज कोट। उसके शब्दों ने पूरी सभा को हिला दिया। हर कोई स्तब्ध था। कौन सोच सकता था कि यह शांत युवक इतना प्रखर हो सकता है? 30 वर्ष पूरब, 30 वर्ष पश्चिम। आज मैं निर्बल हूं, पर मुझे नीचा मत समझो। आर्यन की यह बात वज्र सी गिरी। वाह! आर्यवीर ने गर्जना की। ओपन कोट। सच कहा मेरे पुत्र ने, मेरा बेटा साधारण नहीं हो सकता। क्लोज कोट। नलिनी का चेहरा अब जलने लगा। उसके लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। ठीक है आर्यन, वह चीखी, 3 वर्ष बाद जब तुम मुझे हराओगे तब मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, पर अगर तुम तब भी वैसे ही निर्बल रहे तो यह विवाह विच्छेद तुम स्वयं करोगे। क्लोज क्लोज कोट। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी। ओपन कोट। 3 वर्ष नहीं लगेंगे, मैं तो तुम्हें अभी ही त्यागता हूँ। क्लोज कोट। वह आगे बढ़ा, एक पत्र पर रक्त से हस्ताक्षर किया और उसे मेज पर पटक दिया। ओपन कोट। यह विवाह विच्छेद पत्र नहीं है, यह त्याग पत्र है। मैं आर्यन अब तुम्हें अपने कुल से मुक्त करता हूँ। तुम अब आर्य कुल से कोई संबंध नहीं रखती। क्लोज कोट। नलिनी स्तब्ध रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम मुझे त्यागने की हिम्मत रखते हो? आर्यन ने बिना देखे कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। वह घुटनों के बल गिरा, पिता के चरणों में झुक गया। ओपन कोट। पिताश्री, मैं आज का ये कलंक 3 वर्षों में धो दूंगा। क्लोज कोट। आर्यवीर ने थक कर मुस्कुराया। ओपन कोट। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। आज जो उपहास है, कल वही तुम्हारी जय घोष बनेगी। क्लोज कोट। आर्यन ने गहरी नमन किया और द्वार की ओर बढ़ गया। दोपहर की धूप में उसकी परछाई बहुत लंबी थी, जैसे वह भविष्य की राह पर एक अकेला योद्धा बनकर चल पड़ा हो। ओपन कोट। 3 वर्ष बाद उसने पीछे मुड़कर कहा, मैं तुमसे मिलूंगा नलिनी। क्लोज कोट। नलिनी के हाथ में पकड़ा हुआ विवाह पत्र अब शीशे जैसा भारी लगने लगा था। उसके होठ खुले पर शब्द नहीं निकले। मंच पर बैठे आर्यवीर ने ठंडे स्वर में कहा, ओपन कोट, देवी नलिनी, अब आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, कृपया प्रस्थान करें। नलिनी ने झुककर कहा, आर्यवीर जी, आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी अवसर मिला तो नलनकुल में पधारिएगा। उसके पीछे ऋषिदेव और उसका साथी भी। आर्यवीर ने जड़ित पेटी उठाई,
जिसमें वह प्राण संवर्धक औषधि रखी थी, और ठंडे स्वर में बोला, ओपन क्वोट, इसे भी साथ ले जाओ, हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। क्लोज क्वोट। अशीदेव ने पेटी उठा ली, पर उनके चेहरे पर भय का भाव था। उसी समय सभा के कोने से एक नारी स्वर गूंजा, ओपन क्वोट, देवी नलिनी, तुम सोचती हो कि धुंधलोक संप्रदाय तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम अजेय हो? याद रखो, इस भूमि में युगंधरा से भी महान शक्तियां हैं। क्लोज क्वोट। सभी ने मुड़कर देखा। वहां अनन्या बैठी थी, बैंगनी वसन में, एक पुरानी पुस्तक पढ़ती हुई। उसकी आंखों में सुनहरी ज्वाला की हल्की लपट चमकी, जिसे देखकर ईशी देव का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नलिनी का हाथ थामा और बिना एक शब्द बोले भय से कांपते हुए सभा से बाहर निकल गए। बाकी लोग स्तब्ध रह गए। क्या उस लड़की की आंखों में सचमुच अग्नि का रहस्य छिपा था? मुख्य हॉल से भावहीन होकर बाहर निकलते हुए निराश अर्जुन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुसार धीरे धीरे कबीले की इमारत के पीछे वाले पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ा। चोटी पर बैठकर अर्जुन दूर के खड़ी चट्टानों को धुंध में ढके हुए शांति से देख रहा था। उस धुंध के पार जियामा साम्राज्य की प्रसिद्ध जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी। हैकत, इस दुनिया में बिना ताकत के तुम कीचड़ के बराबर भी नहीं हो। कम से कम कीचड़ पर कोई कदम नहीं रखता। युवा लड़के की हल्की आत्म परिहासपूर्ण आवाज पहाड़ की चोटी पर गूंज रही थी और उसके शब्द उदासी से भरे हुए थे। अपने बालों को खींचते हुए अर्जुन ने अपने होंठ काटे और मुंह में खून का स्वाद फैल गया। भले ही उसने मुख्य हॉल में अपने भावनाओं को नियंत्रित किया था, लेकिन नंदिनी के शब्द उसके दिल में जैसे चाकू घोंप रहे थे। मैं कभी भी ऐसे अपमान को सहन नहीं करूंगा। अपने बाएं हाथ को उठाते हुए, जिस पर दिन के घटनाओं का खून भरा निशान था, अर्जुन की आवाज खड़खड़ाती लेकिन दृढ़ थी। हे बच्चे, लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की, एक वृद्ध अजीब हंसी उसके कान में गूंज उठी। अर्जुन का चेहरा बदल गया और वह तुरंत मुड़कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई साया तक नहीं था। हे, देखना बंद करो, मैं तुम्हारी उंगली पर हूं। अर्जुन के लिए यह कल्पना से परे था। उसकी नजर काली अंगूठी पर पड़ी। तुम बोल रहे हो? अपने धड़कते दिल को नियंत्रित करते हुए अर्जुन ने आवाज शांत रखने की कोशिश की। बच्चे, तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि डर नहीं रहे। अंगूठी से ताना मारने वाली आवाज आई। तुम कौन हो? मेरी अंगूठी में क्यों हो? तुम्हारा मकसद क्या है? अर्जुन ने मुख्य सवाल पूछे। मैं कौन हूं इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, इन सभी सालों में मैंने आखिरकार किसी को पाया जिसकी आत्मा इतनी मजबूत है। कितना सौभाग्य है। तुम्हारे पिछले 3 सालों के सहयोग के लिए धन्यवाद, वरना मैं शायद अब भी सो रहा होता। सहयोग? अर्जुन ने चौंकते हुए अपनी आंखें पली। फिर उसका चेहरा काला हो गया। कठिन शब्द उसके दांतों से निकलते हुए बोले, मेरी डोची तुमने ही ले ली? हे, मुझे यह करना पड़ा बच्चे, मुझ पर गुस्सा मत होना। तुम कमीने। सामान्यत शांत और संयमित अर्जुन उग्र हो गया। उसका छोटा चेहरा क्रूरतापूर्ण हो गया और बिना यह सोचे कि अंगूठी उसकी मां की यादगार है, उसने उसे अपनी उंगली से फेंक दिया और चट्टान से नीचे गिरा दिया। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ से चली गई, अर्जुन का मन स्पष्ट हुआ। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंगूठी पहले ही धुंध में गायब हो चुकी थी। अंगूठी के गायब होने को देखकर अर्जुन लंबी देर तक स्तब्ध रहा। अंत में उसकी क्रूरता शांत हुई और उसने अपने माथे पर थपथपाया। मूर्ख, यह बहुत लापरवाह था। 3 सालों के अपमान का कारण वही अंगूठी थी जिसे वह हमेशा पहनता रहा, इसलिए उसका इतना गुस्सा स्वाभाविक था। काफी समय तक चट्टान के किनारे बैठने के बाद अर्जुन ने निराश होकर सिर हिलाया। जैसे ही वह वापस जाने को तैयार हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हुई और उसकी उंगली कांपते हुए उस चीज की ओर इशारा की जो उसके सामने थी। अर्जुन के सामने काली अंगूठी हवा में तैर रही थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह पारदर्शी वृद्ध आकृति थी जो अंगूठी के ऊपर मंडरा रही थी। हे बच्चे, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है ना? मैंने केवल 3 साल तुम्हारी डोची ली। पारदर्शी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने होंठ मरोड़े और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, चूंकि तुम अंगूठी में छुपे थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे डोची लेने से मुझे कितनी तकलीफ हुई, है ना? लेकिन इन 3 सालों के अपमान ने तुम्हें परिपक्व किया, है ना? क्या तुम सोचते हो कि 3 साल पहले तुम्हारे पास इतनी सहनशीलता और समझदारी होती? अर्जुन ने भौएं चढ़ाई, लेकिन उसके भाव शांत होने लगे। पहले के क्रोध के बाद थोड़ी खुशी उसके चेहरे पर आई। अब उसे पता था कि उसका डोची क्यों गायब हुआ। उसकी प्रतिभा लौट आई थी। वह सोचता है कि जिस लेबल अंगविहीन ने उसे 3 साल तक रोका,
अब उसे उतारने का मौका मिल गया है। अर्जुन खुद को पुनर्जन्मित महसूस कर रहा था। कुछ चीजें खो जाने के बाद उनकी असली कदर सिखाती हैं। खोकर और वापस पाकर इंसान उन्हें और भी अधिक महत्व देता है। हल्के से अपनी कलाई घुमाते हुए अर्जुन ने लंबी सांस ली। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम अंगूठी में रहकर मेरा डोउची लेने की योजना बना रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें नया मालिक ढूंढना चाहिए। मैं तुम्हें पालने की स्थिति में नहीं हूं। हे, दूसरों के पास तुम्हारी आत्मा की ताकत जैसी नहीं है। बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, चूंकि मैं खुद प्रकट हुआ हूं, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारा डोउची नहीं लूंगा। अर्जुन ने आंखें घुमाई और चुपचाप ताना मारा। अब उसने तय कर लिया था कि बुजुर्ग की बातों की परवाह किए बिना वह अंगूठी नहीं रखेगा। बच्चे, क्या तुम मजबूत बनना चाहते हो? क्या तुम दूसरों से सम्मान पाना चाहते हो? ये शब्द सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भले ही उसने तय कर लिया था कि बुजुर्ग से अब कुछ लेना देना नहीं होगा। मुझे पहले ही पता है कि मेरा डोउची क्यों गायब हुआ। मेरी प्रतिभा के साथ तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत नहीं। अर्जुन ने हल्की सांस ली, सोचते हुए कि किसी रहस्यमय व्यक्ति का कर्ज लेना समझदारी नहीं है। बच्चे, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी उम्र 35 साल है और डोउची केवल 3 डुआन है। तुम्हारी वयस्कता समारोह अगले साल है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल मेहनत और प्रतिभा से 1 साल में 4 डुआन तक पहुंच सकते हो? और जिस लड़की से तुमने 3 साल बाद मुकाबला करने का वादा किया है, उसकी प्रतिभा भी कम नहीं है। तुम उसे पार करना चाहते हो? यह आसान नहीं होगा। बुजुर्ग का झुर्रियों भरा चेहरा क्रिसेंटम की तरह खिल उठा। अगर तुमने मेरा डोउची नहीं लिया होता तो क्या यह सब होता? तुम बूढ़े कमीने। सबसे बड़ी कमजोरी उजागर होने पर अर्जुन का चेहरा फिर से काला हो गया और उसने गाली दी। गाली देने के बाद वह थोड़ी हताशा महसूस करने लगा। चाहे वह कितना भी गुस्सा करे, वास्तविकता नहीं बदलेगी। डोउची का अभ्यास मजबूत आधार की मांग करता है। जब वह 4 साल का था, नॉन डोउची तक पहुंचने में उसे 6 साल लगे थे। प्रतिभा के साथ भी 1 साल में शेडुआन तक पहुंचना असंभव लग रहा था। सिसकते हुए अर्जुन ने बुजुर्ग की ओर देखा। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? शायद, बुजुर्ग ने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। अगर तुम मेरी मदद करो और 1 साल में मुझे शेडुआन डोउची तक पहुंचाओ, तो मैं तुम्हें 3 साल के लिए डोउची लेने के लिए माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? अर्जुन ने पूछा। हे, इच्छा मात्र बच्चा। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? किसी और दुर्भाग्यशाली को ढूंढो। अर्जुन जानता था कि पारदर्शी बुजुर्ग किसी का डोउची बेतरतीब नहीं ले सकता। यही उसे शक्ति देता है। तुम आम फिट साल के लड़के जैसे भी नहीं हो। लगता है मेरी योजना उल्टी पड़ गई। बुजुर्ग ने अर्जुन की चतुराई देखकर सिर हिलाया। अर्जुन ने कंधे उचकाए। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो कम से कम कुछ ईमानदारी दिखाओ। कितना तीखी जबान वाला बच्चा है। ठीक है, मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद चाहिए। कोई विकल्प न होने के कारण बुजुर्ग ने सहमति दी और धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने अर्जुन का निरीक्षण किया और फिर हंसी के साथ कहा, क्या तुम जादूगर बनना चाहते हो? जादूगर? बुजुर्ग के शब्द सुनकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर बोला, डोउची महाद्वीप पर हर कोई जादूगर बनना चाहता है, लेकिन क्या जादूगर बनना इतना आसान है? इसके लिए तो बहुत सख्त शर्तें हैं। अचानक अर्जुन की आवाज नीचे गिरी और उसने सिर उठाया। क्या मैंने ये शर्तें पूरी कर ली हैं? अर्जुन के चौंकते और उत्साहित चेहरे को देखकर बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। कुछ सेकंड तक अर्जुन को निहारने के बाद उन्होंने थोड़ी बेबसी के साथ कहा, हालांकि तुम मुश्किल से ही काबिल हो, मुझे तुम्हारा एक एहसान है। हाँ, खैर, इसे एहसान वापसी मान लो। अर्जुन ने झिझकते हुए बुजुर्ग को देखा और सोचा कि यह बूढ़ा शायद झूठ बोल रहा है कि वह मुश्किल से काबिल है, लेकिन पूछताछ करने का मन नहीं हुआ। उत्साहित होने के बावजूद उसके मन में शक था। अगर मैं शर्तें पूरी भी करूं तो जादूगरों को दूसरे जादूगर सिखाते हैं। क्या आप जादूगर हैं? अर्जुन के संदेहपूर्ण चेहरे को देखकर बुजुर्ग ने गर्व से अपनी पीठ सीधी की और कहा, हाँ, मैं जादूगर हूं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जादूगर, ये सच में बहुत दुर्लभ होते हैं। साहब, अगर आप बताना नापसंद न करें तो आप पहले किस स्तर के जादूगर थे? अर्जुन ने होंठ चाटते हुए पूछा और उसकी युवा आवाज में सम्मान की झलक थी। डोउची महाद्वीप में भले ही जादूगर बहुत दुर्लभ हो, फिर भी उनके स्तर अलग अलग होते हैं। सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे उच्च स्तर तक जादूगरों के लिए स्तर 1 से 9 तक होते हैं।
जिस औषधि सम्राट गुरु हरि ने वह गैदरिंग ची पाउडर बनाई थी जिसे नंदिनी ने पेश किया था, वह छठे स्तर का जादूगर था और जियामा साम्राज्य में उसे शीर्ष जादूगर माना जाता था। कौन सा स्तर है मुझे याद नहीं। अरे बच्चा, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो या नहीं? बुजुर्ग ने इम्पेशेंट होकर सिर हिलाते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं सीखना चाहता हूँ। अर्जुन ने अब और नहीं हिचकिचाया और अपने छोटे सिर के साथ जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। जादूगरों को, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली समूहों से क्यों न हो, सम्मान और आदर दिया जाता है। हे, तुम सीखना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो पहले अपने गुरु को सम्मान देना सीखो। बुजुर्ग एक हरे पत्थर पर बैठ गया और अपने पैर मोड़कर बैठ गया। मुझे अपने गुरु को सम्मान देना होगा? बहुत ही हास्यास्पद। बिना सम्मान दिए क्या तुम मुझसे सब कुछ सिखाने की उम्मीद कर रहे हो? तुम सपने देख रहे हो। बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाई। लगता है कि ये कड़क बुजुर्ग वास्तव में इस छात्र गुरु संबंध की परवाह करता है। अर्जुन ने उदास चेहरे के साथ बुजुर्ग का सम्मान किया ताकि वह एक सम्मानित जादूगर बन सके। अर्जुन को अपने सम्मान का प्रदर्शन करते देखकर बुजुर्ग ने आखिरकार सिर हिलाया, संतुष्ट होकर। उसकी आवाज में थोड़ी निकटता झलक रही थी। मेरा नाम यशवंत है। मेरी उत्पत्ति के बारे में तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। ताकि ध्यान न भटके, तुम्हें केवल ये जानना है कि औषधि सम्राट मेरे नजर में केवल फालतू है। अर्जुन ने बुजुर्ग के बेफिक्र चेहरे को देखा और सोचा, ये बूढ़ा कौन है? जियामा साम्राज्य का प्रसिद्ध औषधि सम्राट केवल फालतू? अगर ये फैल गया तो पूरा जियामा शायद इसे पागल समझे। हल्की सांस लेकर और अपनी चौंक को दबाते हुए अर्जुन की आंखें चारों ओर दौड़ी और उसने हल्के मजाक के साथ पूछा, गुरुजी, आप मेरी मदद कैसे करेंगे कि मैं 1 साल में 7 डुआन डो ची तक पहुंच जाऊं? हालांकि पिछले 3 सालों में तुम्हारा डो ची लगातार घटता रहा, तुम्हारी नींव दूसरों की तुलना में मजबूत है। डो ची प्रशिक्षण में नींव सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में तुम देखोगे कि इन 3 वर्षों ने तुम्हें कितने लाभ दिए हैं। यशवंत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने गंभीर चेहरा बना लिया। अर्जुन हैरान रह गया। उसे कभी नहीं बताया गया था कि शक्ति खोने से भी लाभ हो सकता है। तो फिर आप मुझे जादू बनाना कब सिखाएंगे? अर्जुन ने अपने विचार को सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित किया। जादूगर बनने के लिए तुम्हारे पास अग्नि तत्व का डोची होना चाहिए। इसलिए जादूगर बनने से पहले तुम्हें कम से कम डोजे बनना होगा और अग्नि तत्व की डोची विधि सीखनी होगी। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और हंसते हुए पूछा, अग्नि तत्व की डोची विधि? हे गुरुजी, चूंकि मैं आपके छात्र हूं तो आप मुझे थियन स्तर की अग्नि तत्व डोची विधि देंगे, है ना? यह सुनकर यशवंत ने गुस्से में अर्जुन को डांटा। सच में? क्या तुम्हें लगता है कि थियन स्तर की डोची विधियां जमीन में आलू जैसी हैं? ऐसा कैसे कह सकते हो? बूढ़ा, चूंकि मैं पहले ही आपका छात्र बन चुका हूं, आप मुझे अपने कुल में डोची विधियां खोजने नहीं भेजेंगे, है ना? हमारे कुल की सबसे बेहतरीन अग्नि तत्व की विधि केवल उच्च हुआंग स्तर की है। जादूगर के लिए यह बहुत ही कमजोर है। अर्जुन के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। बच्चा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, कोई बूढ़ा नहीं। अर्जुन के असम्मानजनक शब्द सुनकर यशवंत ने आंखें घुमाई, ये देखकर कि अर्जुन को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की परवाह नहीं है। हिम्फ, चूंकि तुम मेरे छात्र हो, मैं तुम्हें कमजोर विधियां नहीं सिखाऊंगा। थियन स्तर की विधियां मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसी विधि है जो सामान्य थियन स्तर की विधि से बहुत अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? यशवंत की बूढ़ी आंखों में अचानक शरारती चमक आ गई। थियन स्तर की डोची विधि से भी शक्तिशाली? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थूक निगला और उसकी काले काले आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। तो ये किस स्तर की डोची विधि है? लो हुआंग स्तर। यशवंत की हल्की हंसी ने अर्जुन के चेहरे को ठंडा कर दिया। बूढ़ा, आप तो मजाक कर रहे थे? पहाड़ की चोटी पर अर्जुन की क्रोधित आवाज गूंज उठी। मुरझाए हुए चेहरे को देखकर यशवंत हंसने लगे। शांत अर्जुन को इतना गुस्सा करने में उन्हें संतुष्टि महसूस हुई। इस डोची विधि में क्या अजीब है? यशवंत की ताना मारती हुई हंसी देखते हुए अर्जुन अचानक शांत हो गया। यह विकसित हो सकती है। अर्जुन की आंखें फैल गई। बिना पलक झपकाए उसने यशवंत के चेहरे को देखा, झूठ का कोई संकेत खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिला दिया। नहीं, मैंने कभी भी ऐसी कोई डोची विधि नहीं सुनी जो विकसित हो सके। तुम क्या जानते हो? डोची महाद्वीप विशाल है और यहाँ अजीब लोग और घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। तुम्हारे सीमित अनुभव में तुमने जियामा साम्राज्य से बाहर तक नहीं देखा। कई असंभव बातें सच में संभव हैं।
अर्जुन ने थोड़ा रुका और फिर कहा, क्या आपने कभी सुना है कि कोई डोची विधि विकसित हो सकती है? यशवंत की मुस्कान कठोर हो गई, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है। यह डोची विधि अद्वितीय है। यह विकसित हो सकती है? अर्जुन ने फिर से पूछ लिया। यह विकसित हो सकती है। यशवंत ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया है? ओह नहीं। क्या किसी और ने इसे आजमाया है? ओह नहीं। अर्जुन की भौहें तनी हुई थीं। उसने अपने हाथ कसकर मोड़े और बुजुर्ग को पंच मारने की इच्छा को रोकने की कोशिश की। अगर किसी और ने इसे आजमाया ही नहीं, तो आप कैसे जानते हैं कि यह विकसित हो सकती है? डोची विधि में ऐसा ही लिखा है। क्या सच में ऐसी डोची विधियां होती हैं? उसकी भौहें सिकुड़ी। क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं? हे। जिज्ञासु अर्जुन को देखते हुए यशवंत ने मुंह खोला, लेकिन जो कहा वह अर्जुन की उम्मीद के अनुसार नहीं था। कोई बात नहीं, अभी इसे देखने का कोई फायदा नहीं। पहले तुम डोऊझे बनो, फिर मैं इसे तुम्हें सिखाऊंगा। अर्जुन का बढ़ाया हुआ हाथ ठहर गया और कुछ पल के लिए उसने मुंह मुड़ा और कहा, आप बेरहम हैं। हंसते हुए यशवंत ने अर्जुन की क्रोधित आंखों को नजरअंदाज किया और कहा, हमारा वर्तमान मिशन है। पत्थरों पर उंगलियों की नोक पर चलते हुए श्वेता एक खूबसूरत बैंगनी तितली की तरह पहाड़ चढ़ रही थी। उसकी हर हलचल में एक मनमोहक आकर्षण था। ऊपर की ओर देखते हुए उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो चट्टान के किनारे खड़ा था। उस युवक को देखकर श्वेता चौंक उठी। भले ही कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन उसने देखा कि पहले की तुलना में अर्जुन में कुछ बदल गया है। जब उनकी आंखें मिलीं, श्वेता ने आखिरकार समझ लिया कि अर्जुन ने क्या हासिल किया है। उसका खुद का आत्मविश्वास। 3 सालों के बाद अर्जुन की चमक आखिरकार लौट आई थी। अर्जुन के होठों पर मुस्कान देखकर श्वेता के सुंदर चेहरे पर 2 गड्ढे उभरे। लगता है अब अर्जुन को मेरी शांति की जरूरत नहीं रही। लोग कठिनाइयों का सामना करके ही बढ़ते हैं, है ना? अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए। वो निश्चित रूप से पछताएगी। श्वेता ने अपने होंठ मोड़े और वह ऐसा बोली जैसे किसी अदालत के अंतिम निर्णय का अधिकार उसका ही हो। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आया, अपने कपड़े थपथपाते हुए। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, श्वेता की ऊंचाई के बराबर, उसने उस युवती के सुंदर चेहरे को देखा। अचानक अर्जुन चक्कर महसूस करने लगा। ये वही लड़की थी जो हमेशा उसके पीछे भागती रहती थी। अब वह कितनी सुंदर दिख रही थी। हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की नजरें नरम हो गई और उसने श्वेता के चेहरे को हल्के से चुटकी में पकड़ लिया, उसकी चौंकती हुई नजरों के सामने। श्वेता बड़ी हो गई है। लेकिन याद है जब श्वेता ने मुझे पेड़ों से फल तोड़ते हुए चोटील किया था? अर्जुन की अंतरंग हरकतों पर चौंककर श्वेता एक पल के लिए जकड़ गई, लेकिन उसकी गहरी काली निर्मल आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। जब वह छोटी थी, अर्जुन को उसकी गाल चुटकी में दबाना पसंद था, लेकिन 3 साल पहले की घटना के बाद उसने अपने दिल के पास एक अदृश्य दीवार बना दी थी और सबको दूर कर दिया। चाहे वह कितनी भी कोशिश करती, वह हमेशा उसकी ठंडी और निर्लज्ज रवैये से निराश होती। वह वापस आ गया है, लेकिन लगता है वह मुझे अभी भी बच्ची समझता है। वह कितना लकड़बोर है। श्वेता ने मन ही मन शिकायत की। श्वेता, पिछले 3 सालों के लिए कृपया अर्जुन को दोष न दो। मैं हर दिन बस जी रहा था, लेकिन शुक्र है कि तुम हमेशा मेरे साथ थीं। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया और माफी मांगी। श्वेता ने मीठी मुस्कान दी। पिछले 3 सालों के दुख और शिकायतें इस अजीब माफी के साथ गायब हो गईं। हाँ, श्वेता, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अर्जुन ने श्वेता का चेहरा छोड़ते हुए एक खाली हंसी के साथ पूछा। कुल में अपने पिता को छोड़कर श्वेता ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिससे उसका संबंध अच्छा था। सुबह ही उसने अपने पिता को शर्मिंदा किया था, इसलिए उसने पैसे मांगने का साहस नहीं किया। पैसे? श्वेता की साफ और चमकदार आंखें चौंक उठीं। अर्जुन को पैसे चाहिए? हाँ, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, लेकिन थोड़ा कम है। अर्जुन शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यह पहला मौका था जब उसने किसी लड़की से उधार लिया था। अब आमतौर पर ठंडे और सख्त अर्जुन को परेशान देखकर श्वेता उसे पूरी तरह अलग तरह की नजर से देखती है। हाथ मुंह पर रखते हुए और प्यारी मुस्कान देते हुए कहती है, मेरे पास 1000 से अधिक सोने के सिक्के हैं, क्या ये पर्याप्त है? अगर नहीं। बोलते हुए श्वेता की उंगलियां पीछे से फटाफट हिली और अचानक उसके हाथ में एक बैंगनी सुनहरी कार्ड आ गई। कार्ड पर 5 अलग अलग रंग की लहरें थीं। 5 लहर वाला बैंगनी ठंडा कार्ड डोची महाद्वीप में। इसे इस्तेमाल करने का सम्मान पाने के लिए कम से कम डोलिंग होना आवश्यक है। अगर डोजी पहले स्तर का हो तो डोलिंग चौथा स्तर है। कुछ विशेष शक्तियों वाले लोगों को भी इस कार्ड का लाभ मिलता है। काफी है,
काफी है। खुश होकर अर्जुन ने सिर हिलाया और श्वेता का प्यारा चेहरा चुटकी में लेने से खुद को रोक लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। अर्जुन ने अपने सीने को थपथपाते हुए वादा किया। तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं। श्वेता ने ठूठी बाहर निकालते हुए अपना बैंगनी सुनहरा कार्ड छिपा लिया। चलो, अब लगभग शाम हो रही है। कल मैं तुम्हें वू तांग शहर घुमाने ले जाऊंगा। अर्जुन ने लड़की की ओर हाथ हिलाया और खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतर गया। खड़े होकर श्वेता ने खुशी खुशी उस युवक को देखा जिसने 3 साल पहले की हिम्मत फिर से हासिल कर ली थी। हल्की मुस्कान के साथ वह बोली, नंदिनी, क्या मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए या आभार व्यक्त करना चाहिए? सुबह जल्दी सूरज की किरणें खिड़की से छनकर उस युवक के शरीर पर पड़ रही थीं, जो पद्मासन में ध्यान कर रहा था। पूरी रात ध्यान करने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली। एक पारदर्शी सफेद ऊर्जा प्रवाह जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी, उसके मुंह और नाक से होकर शरीर में गया, उसकी हड्डियों और शरीर को पोषण दे रहा था। सफेद प्रकाश उसकी आंखों से चमक उठा जब उसने अचानक आंखें खोली। अर्जुन ने अपने शरीर को खींचा और उत्साहपूर्वक कहा, यही तो एहसास है। 3 साल बाद मेरी चीकी भावना लौट आई। धीरे धीरे उसने अपने बिस्तर से उठकर थोड़ा व्यायाम किया, फिर तैयार होने लगा। कमरे के बाहर से श्वेता की आवाज धीरे से आई, अर्जुन, अभी भी सो रहे हो? वह इतनी जल्दी यहाँ आ गई थी। सिर हिलाते हुए अर्जुन ने पलटा और अपने दराज की खोज की। अंततः अनिच्छा से उसने एक छोटा डिब्बा निकाला और सावधानीपूर्वक खोला। उसने डिब्बे के अंदर चकचकाते चांदी को देखकर अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। और यह मेरी सारी बचत है। अपना पैसों का डिब्बा पकड़ते हुए अर्जुन ने कड़वी मुस्कान दी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी दरवाजे के सामने खड़ी लड़की कितनी शानदार दिख रही थी। श्वेता ने हल्के हरे रंग का कपड़ा पहना था, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखार रहा था। उसने टाइट पैंट भी पहनी थी, जो उसकी लंबी और पतली टांगों पर फिट थी और उसके आकार को उभार रही थी। लंबी टांगों के साथ श्वेता पृथ्वी की युवा लड़कियों की तरह जीवंत और आकर्षक दिख रही थी। उसकी अलग ही गरिमा थी, जो अर्जुन ने किसी और लड़की में नहीं देखी थी। लो, ये तुम्हारे काम आएगा। अर्जुन के कमरे से बाहर निकलते ही श्वेता मुस्कुराई और उसे एक काला कार्ड दिया। यह सामान्य कार्ड था जिसमें अधिकतम पाइथान सोने के सिक्के रखे जा सकते थे। काला कार्ड पाकर अर्जुन ने छेड़ते हुए कहा, छोटी लड़की, इतनी आकर्षक पोशाक क्यों पहनी है? कहीं तुम किसी और से मिलने वाली तो नहीं हो? हाँ, यह 3 साल में पहली बार है कि अर्जुन ने मुझे बाहर जाने के लिए बुलाया है। श्वेता बहुत खुश है, इसलिए थोड़ा तैयार होना तो बनता है। अर्जुन की हंसी ने श्वेता की आंखें अर्धचंद्राकार बना दी और वह शरारती मुस्कान देती रही। सिर हिलाते हुए अर्जुन भी खुशी खुशी मुस्कुराया। वे शहर की ओर साथ साथ चलते हुए बात करते रहे। आधे रास्ते में कुछ कुलवासियों ने उन्हें देखते हुए अजीब नजरों से देखा। श्वेता सुंदरता और प्रतिभा दोनों में कुल की नई पीढ़ी का सबसे चमकदार मोती थी। वह आमतौर पर सभी के प्रति मित्रवत थी, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान के नीचे उसकी उदासीनता थी। अन्य कुलवासियों की नजरअंदाजी करते हुए अर्जुन ने जल्दी से श्वेता को कुल से बाहर ले गया और धीरे धीरे सड़क के किनारे के स्टॉल पर नजर डाली। वूतांग शहर अपने नाम के अनुसार जियामा साम्राज्य के बड़े शहरों में से एक था। भीड़ का आंकड़ा हजारों या तो लाखों में था और कभी कभी 1-2 अजीब जातियां भी देखने को मिलती थीं। शायद अर्जुन के पास होने की वजह से श्वेता कुल से बाहर आते ही बहुत अधिक सक्रिय हो गई। उसने अनिच्छुक अर्जुन को कई स्टॉल्स में खींचा। उसकी कोमल हंसी ने धूप भरी सड़क को ठंडा कर दिया। जब श्वेता आखिरकार थक गई, अर्जुन उसे पास की फार्मेसी लेकर गया। लगभग 9 सोने के सिक्कों में उसने 30 साल पुराना 3 तने वाला बैंगनी पत्तेदार ब्लूग्रास और 22 साल पुराना 2 तने वाला बोन वॉशिंग फ्लावर खरीदा। ये दोनों ही निम्न गुणवत्ता के सामान थे और सामान्य फार्मेसी में मिल जाते थे। अर्जुन ने तेजी से घटते पैसों को देखकर कड़वी मुस्कान दी। उसने महसूस किया कि डोची महाद्वीप में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी अब उसके पास सारी जड़ी बूटियां थीं। अब केवल स्तर N का वुड एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर कोर बाकी था। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आ रहा है। तैयार रहिए एक और नए रोमांच, नई लड़ाई और नए रहस्यों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।